हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लगता है आपको आवाज़ नहीं दे रही है। हेलो। ओके। ओके, मैं तब से ट्राई कर रही थी। ये नेटवर्क का इशू था, व्हाट्सएप पहले ओपन नहीं हो रहा था। फिर व्हाट्सएप जब ऑन हुआ है तो उसके बाद ही ये है कि हम ये ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। ओके वर्दा, जो आप लोगों ने मुझे सेंड की पीपीटी और उसको मैंने जब उसके साथ कंपेयर किया, जो आप लोगों का यूएचएस का कंटेंट है, तो उसमें ये जो थ्योरीज की टाइप्स वगैरह ये ऐसी दी हुई है, इस तरह से ये नहीं लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था, पहले जो है हमें पढ़ना चाहिए था, हमें पता होना चाहिए था फ्रेमवर्क से रिलेटेड कि फ्रेमवर्क है क्या, कितनी टाइप्स का है और ये कब किन रिसर्च में कौन सी टाइप यूटिलाइज हम करते हैं। तो आप लोग को मुझे अच्छा चला सिंपल, पहले मुझे ये बताओ कि थ्योरी क्या है। थ्योरी को डिफाइन कर सकते हो सिंपल वर्डिंग में। ओके सहर, आप मुझे बताओगे वर्दा थ्योरी क्या है। अच्छा सहर, आप मुझे थ्योरी बताओ, वर्दा आप जस्ट फ्रेमवर्क की डेफिनेशन बताओ। ओके वर्दा, ठीक है। और फ्रेमवर्क क्या है। सहर आप और इसके अलावा कौन ऑनलाइन है, सहर ही है। चलो सहर, आप भी मुझे थ्योरी और फ्रेमवर्क की डेफिनेशन बताओ। अपनी वर्डिंग में बतानी है और सिंपल सी करके बतानी है। ओके फातिमा, ठीक है। कोई भी आइडिया जो किसी चीज़ को जस्टिफाई करे। जस्टिफाई तो नहीं, मतलब कोई भी आइडिया जो कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जिसको हम, कोई भी प्रोसेस है, फिनोमेना है जिसे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं, जो उसका व्यू होगा बेसिकली थ्योरी से वो चीज़ इंडिकेट होती है, व्यू इंडिकेट होता है। या आप आइडिया भी से कह सकते हो कि इस वे में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सहर आप ओके वर्दा, थ्योरी और जो ये फ्रेमवर्क्स हैं ये डिफरेंट चीज़ें ही हैं एक तरह से। अच्छा, फ्रेमवर्क्स में आप लोग मुझे बताओगे किस टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं? ओके वर्दा, मैंने अपनी ये पीपीटी इसलिए नहीं बनाई, जो आप लोगों ने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसमें आप लोगों ने जो बेसिकली जिसका कल आपको इशू हो रहा था जो आप कह रही थी कि मैं क्लियर कर दूँ, उसमें जो टाइप्स ऑफ थ्योरीज और टाइप्स ऑफ रिसर्च लिखा हुआ है उसमें 3 टाइप्स बताई हुई थी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और प्रेडिक्टिव। बेसिकली अगर हम इस तरह से देखें तो ये तो जर्नल है, अदरवाइज जो है हम रिसर्च को या थ्योरीज को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले कौन सी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो थ्योरीज आएंगी, ये दूसरी जो है क्वांटिटेटिव थ्योरीज जो होंगी। अब क्वांटिटेटिव में डिफरेंस थी, जैसे कि ये इधर लिखी हुई हैं, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी वगैरह जो है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती हैं। तो इधर से उसका वो कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब मैं एक उसको सीक्वेंस में बता सकूं। आप लोगों ने ये इस तरह से कुछ पढ़ी है क्वांटिटेटिव में कितनी टाइप्स हैं या क्वालिटेटिव में, इसलिए मैंने इससे जो नेक्स्ट चैप्टर था उसकी पीपीटी मांगी थी कि उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में डिस्कस था। तो आप लोगों ने इस तरह से टाइप्स पढ़ी हुई हैं कि क्वांटिटेटिव की कितनी टाइप्स हैं और क्वालिटेटिव की कितनी टाइप्स हैं? ओके समरा, मुझे बताओ क्वांटिटेटिव थ्योरीज या क्वांटिटेटिव रिसर्च में कितनी टाइप्स हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स जस्ट इन लिस्ट करो, नेम्स बता दो। अक्सर क्या? जी मैम, मुझे बताएं आप लोग साथ साथ। ओके, क्वांटिटेटिव की बताओ वर्दा। देखो, अगर पढ़नी है तो फिर पूरी टाइप सीक्वेंस से पढ़ो, जैसे स्लाइड्स में ये 3 डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, इसको सही है जो भी है लिखा, ये सही हुआ है। बट अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आपसे वो क्वांटिटेटिव की पूरी टाइप्स पूछें, क्वालिटेटिव की पूछें, या किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाए। देखो, आप लोग मुझे जी किस चीज़ का रिप्लाई करते हो मुझे ये नहीं समझ आती। मैं क्वेश्चन कर रही होती हूँ, उसका आंसर मांग रही होती हूँ, आप लोग आगे से जस्ट यस मैम, जी। एक्सपेरिमेंटल टाइप है, बस नैना एक ही टाइप है।
तो अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि अगर थ्योरीज या रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके इस 3 पीपीटीज में ये लिखा हुआ था टाइप्स ऑफ रिसर्च की, तो उसमें अगर आप लोग मुझे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे कि 2 टाइप्स हैं बेसिकली रिसर्च की, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में कितनी टाइप्स आती हैं या क्वांटिटेटिव में कितनी टाइप्स आती हैं? फॉर एग्जांपल जस्ट मैं क्वांटिटेटिव, इधर जो डिस्कशन क्वांटिटेटिव की हैं, तो आप लोग मुझे क्वांटिटेटिव से रिलेटेड पूरा बता तो सकते हो? इसलिए मैंने आप लोगों से, अब तो जो आप लोगों के पास पीपीटीज हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक टॉपिक को कंप्लीट करो। एक टॉपिक एक पीपीटी में कंप्लीट होना चाहिए। बाकी कंटेंट कैसे है, सीक्वेंस क्या है, वो मैटर नहीं करता। स्नैनो क्रॉस सेक्शनल टाइप मतलब आप सबने अब ये वाली पीपीटी याद कर ली है, मैं अब इसको न्यू वे में बनाऊं? बेहतर यही है कि आप मुझे, आपको इस पीपीटी में से जो भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे कर लो और मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने बहुत सर्च किया है इन पीपीटीज पर कि ये पीपीटीज किस बुक से बनी हुई हैं, कहाँ से बनी हुई हैं, बट लास्ट पे मुझे वो क्या है, इंटरनेट पर सेम ऐसी वाली पीपीटीज मिली हैं। ओके वर्ता, जैसे आपने कहा मैं जस्ट उसी आपकी स्लाइड्स को ही पीपीटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। थ्योरी की सिंपल डेफिनेशन जो आप लोग को सबसे पहले जो स्टार्ट से पता होनी चाहिए, थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? थ्योरी इज एन आइडिया टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, सिंपल ये वाली एक वाली बात याद रखियो, या फिर इसके लिए और एक अच्छी जो डेफिनेशन है, थ्योरी इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। कि मतलब इंटीग्रेटेड मीन कि जो एक सीक्वेंस में जो है अरेंज किए हुए हैं स्टेटमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट्स करती हैं व्यू ऑफ फिनोमेना, किसी भी फिनोमेना का व्यू दे रही होती है, सिंपल जैसे आउटलाइंस वगैरह होती हैं। Theory is an integrated set of defined concepts and statements that present a view of phenomena. और थ्योरीज को क्यों हम बनाते हैं, क्यों बनाई जाती हैं? थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंड फिनोमेना एंड इन मैनी केसेस टू चैलेंज एंड एक्सटेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखो थ्योरीज को हम सिंपल पहले क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए जो है थ्योरीज बनाते हैं। किसी भी फिनोमेना को समझने के लिए, जैसे कि सूरज है तो वो निकलता है तो किस तरह से निकलता है, ये भी एक फिनोमेना है ना, इसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए एक थ्योरी बनाई जाएगी। उसके बाद क्या है, हो सकता है, ये तो जस्ट हमने उसको समझने के लिए, किसी फिनोमेना को समझने के लिए एक थ्योरी बनाई है, हो सकता है कि इसको समझने के लिए पहले से थ्योरी बनाई गई है, बट अब क्या है कि हम उससे चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं, ये जो इसने फिनोमेना जिस तरह से डिस्कस किया है ये इस तरह से नहीं है, हम इसलिए भी थ्योरी बना सकते हैं। या फिर हो सकता है कि जो उसने कहा कि ये पहले जितनी रिसर्च हुई है, इसने इस फिनोमेना को जितनी हद तक, जिस टॉप तक ले जाकर, पीक पर ले जाकर इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इससे भी मजीद इसके बाद भी कोई ना कोई पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं चैलेंज करना या फिर एक्सटेंड करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को। तो हम एक तो फर्स्ट क्या है, हम किस लिए फॉर्मुलेट करते हैं, थ्योरी क्यों बनाते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी फिनोमेना को। सेकंड ये है कि चैलेंज करने के लिए या फिर एक्सटेंड करने के लिए एग्जिस्टिंग नॉलेज को। चैलेंज एंड एक्सटेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये 3 बातें जिसकी वजह से हम क्या थ्योरीज जो है फॉर्मुलेट करते हैं, जनरेट करते हैं। लाइवा, जो मुझे लगता है ना, वो जो आप लोगों के पास बुक थी छोटी सी, वो सिंपल है, ये रिसर्च इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी ये पीपीटीज में आप लोगों को प्रोवाइड की गई है।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी, बट मैंने ये कहा है कि इसको सिंपल वे में याद किया जाए। एक चीज़ को एक ही पीपीटी में कंप्लीट किया जाए। देखो, अगर इसमें ये टॉपिक था फ्रेमवर्क से रिलेटेड, कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें हमें जस्ट इतना ही क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रेमवर्क कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्या है, ठीक है। और अगर टाइप्स की बात करनी थी, रिसर्च की टाइप्स की, तो इसमें क्लियर होना चाहिए था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या टाइप्स हैं। इस तरह से सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। ये जो छोटी सी बुक थी, मैंने प्रिंट करवाई थी, आई थिंक आप लोग के पास क्या है, वो प्रिंटेड कॉपी है, ओरिजिनल बुक नहीं है। आप लोगों ने भी सबने उसकी फोटो कॉपीज ही करवाई हुई हैं। मैं उस बुक की बात कर रही हूँ जो आप लोगों के पास जो है, एक एक तो होता है ना ओरिजिनल बुक, कलर्ड फॉर्म में होती है, एक आप लोगों के पास प्रिंटेड थी। जस्ट आप लोगों ने इसकी फोटो कॉपीज करवाई हुई थी सबने, और मैंने भी वो बाद में आप लोगों से लेकर फोटो कॉपी करवाई थी। वो इस लेवल तक आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है। उसमें यह है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ऑथर का नेम मैं देख के बता देती हूँ आप लोगों को। सायरा, आप लोग को अभी जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए। एक टाइम में रिवीजन में इतना जो है, जब एक स्टार्ट में बंदा पढ़ाता है वो एक टॉपिक पर एक पीपीटी बना लेता है, बट रिवीजन में क्या होता है कि जल्दी जल्दी हो सकता है कि वो एक दिन एक टॉपिक पर मैं 3 लेक्चर ले लेती आप लोग के, तो एक टॉपिक कंप्लीट करते तो मुझे एक वीक मिल जाता है एक पूरी पीपीटी बनाने के लिए। आप लोगों को जो क्या है, हाँ जी, रंजीत की है आई थिंक, किरण रंजीत की है, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग की रिवीजन चल रही है। रिवीजन में मैं डेली की, जिसे कहते हैं ना, एक टॉपिक पर एक पीपीटी नहीं बना सकूंगी। ये वाली नेट पर अवेलेबल है जो आप लोगों के पास है। आज वाली भी आप लोग गूगल पर ये टॉपिक का नेम लिखोगे तो सबसे पहले फ्रंट पर यही पीपीटी आएगी स्लाइड शेयर में। तो इसलिए मैं, मतलब आप लोगों को ये है कि आप लोग इसमें से मुझसे पूछते जाओ, जो आप लोगों ने इसमें से क्लियर करना है मैं आपको वो एक्सप्लेन करती जाती हूँ। थ्योरी मैंने आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन बता दिया है कि क्या है। थ्योरी इज एन आइडिया टू एक्सप्लेन समथिंग। किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम क्या है, एक उसका क्या बना लेते हैं, आइडिया अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं कि मैंने इस चीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आइडिया होता है जिसे हमने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूटिलाइज करना है। या फिर इसकी एक अच्छी जो डेफिनेशन बना लें, इट इज़ अ थ्योरी इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट अ व्यू ऑफ फिनोमेना। किसी चीज़ के व्यू को प्रेजेंट करने के लिए जो है वो थ्योरीज जनरेट की जाती हैं। और ये किस किस वजह से, इसके पर्पस क्या है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या फिर किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को चैलेंज करना चाहते हैं, या फिर उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं। ये हमारे पर्पसेस हैं थ्योरी को फॉर्मुलेट या जनरेट करने के लिए। अब फ्रेमवर्क क्या है, कोई लोग मुझे बता सकता है कि फ्रेमवर्क जैसे आप लोगों ने बताया तो उसमें जो बेसिकली क्या होता है। अब रिसर्च बेसिकली, अब हम इस बात, पहले मैंने आपको थ्योरी बता दी। रिसर्च में अगर हम लोग जाएं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली अभी जो फ्रेमवर्क की बात होनी है, तो फ्रेमवर्क जो बेसिकली होते हैं वो 2 टाइप्स के ही बेसिकली जिस पे ये फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनको माइंड में रखते हुए जो है वो, ये जो है इसका फ्रेमवर्क बनाया जाता है। कंसेप्चुअल होगा या फिर थ्योरेटिकल होगा। तो आप लोग, जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मीन हमारा फ्रेमवर्क कौन सा है, जो हमारे फर्स्ट वाली कंटेंट लाइंस है।
कंटेंट वाला जो टेबल है वो हमारा फ्रेमवर्क है कि हमें पता है कि हमारी थ्योरी में, हमारी रिसर्च में ये चीज़ें हैं और ये इस तरह से सीक्वेंस में आएंगी, इस तरह से हम लोगों ने करना है, मेथड ये है, एंड पे एनालिसिस इस तरह की आएगी। ये हमारा फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेसिकली वो फ्रेमवर्क होता है जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें क्या होता है, किसी एक थ्योरी को लेके चलना होता है जो पहले से थ्योरीज आज तक बनी हुई हैं। जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एफएससी में आइंस्टाइन की थ्योरी। अगर आप कोई आइंस्टाइन की थ्योरी पे फर्दर काम करना चाहता है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वो इस थ्योरी को लेके चलेगा, पर हम ऐसा काम नहीं करते। हम जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में चलते हैं, इसलिए आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ही पढ़ा होगा। तो आप लोगों को ये आप पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कि हम लोग करते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, और इसमें कौन सी रीजनिंग, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी है? डिडक्शन मीन होता है, किस तरह से होता है डिडक्शन, क्या हम लोग जर्नल से मोर स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। बट इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? दूसरी जो टाइप है रिसर्च की वो क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क जो होता है वो इंडक्टिव रीजनिंग पर होता है। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ। डिडक्टिव के बिल्कुल अपोजिट है। बट ये वाली बातें आप लोग को पता होनी चाहिए कि फ्रेमवर्क जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पर। जिस टाइप की रिसर्च होगी, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी तो उसमें हमारा फ्रेमवर्क जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग पर डिपेंड करेगा। बट अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसमें जो है इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो यूटिलाइज होती है, वो यूज होती है। इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं, कम से उसे बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके बताया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। ओके, वर्धा आपने कहा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अगर मैं अभी देखूं तो ये कहाँ पर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, मैंने कहाँ पर ये बोल रही वर्ड्स कि हम जहाँ पर किस पे यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च है जो कि क्या करती है, किसी एक थ्योरी को फॉलो करती है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को लेकर चलती है। उसमें हमने एक थ्योरी बनानी होती है, थ्योरी को फॉलो करना होता है। जो आज से पहले हमारे टॉपिक के ऊपर कोई थ्योरी होगी, अब देखो आइंस्टाइन की थ्योरी को सिर्फ वही पर्सन फॉलो करेगा जो उससे रिलेटेड काम करना चाहता है। इसी तरह हर टॉपिक पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे, स्पेशली जो मैनेजमेंट साइंसेज वगैरह में है, मैनेजमेंट में है, उसमें थ्योरीज बनी होती हैं। जो लोग उस पर काम करते हैं वो एक थ्योरी को लेकर चलते हैं, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्या होता है उसमें, क्या होता है, रीजनिंग कौन सी, उसका फ्रेमवर्क बेसिकली कौन सा होगा, इंडक्टिव रीजनिंग का होगा। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या है कि वो क्या है, किस तरह से बनाएगा अपना, मोर स्पेसिफिक से क्या करेगा, उसे जनरलाइज मज़ीद एलेबोरेट करेगा कि उसका ये क्वांटिटेटिव में, डिजिट्स में उसका रिप्लाई नहीं आता, बल्कि वो क्या करता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताता है। उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्सप्लेन की होती हैं, बताई होती हैं। तो आप लोगों का फोकस जो है वो ये इस पर होना ही नहीं चाहिए, बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स की तरफ। सिंपल आप लोगों को बस ये बात, स्पेसिफिक टू जर्नल जी। तो ये किसमें, इंडक्टिव रीजनिंग में है, ठीक है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है बेसिकली ये। बट ये बातें आप लोग को सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। पहले मैंने बात की रिसर्च की, रिसर्च में मैंने दो बातें बताई, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। उसमें जो है एक फ्रेमवर्क जो आप लोगों ने मुझे बताया कि क्या करता है, एक चीज़ को, पूरे प्रोसेस को स्टेप्स में या सीक्वेंस में हमें क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेम से हमें पता चलता है कि वो चीज़ हमें बता रही है कि ये फिनोमेना, ये प्रोसेस है और ये इसके इतने इतने स्टेप्स थे। जैसे कि हमारा फ्रेमवर्क आपके स्टेप्स का क्या है, हमारा कंटेंट टेबल है। तो ये फ्रेमवर्क जो होता है ये इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग पे डिपेंड होता है। बेसिकली इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो हम कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, किस रिसर्च में यूटिलाइज करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूटिलाइज करेंगे, जो बेसिकली थ्योरीज को जनरेट करता है। हमने किसी थ्योरी को जनरेट किया है कि नहीं किया अभी तक, हमने नहीं थ्योरी को जनरेट किया।
तो जो डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग होगी, जिसमें इंडक्टिव रीजनिंग यूटिलाइज हुई होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, तो बेसिकली क्या होता है, उसी से कोई न्यू थ्योरी जनरेट होती है। तो हमारी कोई थ्योरी वगैरह जनरेट नहीं होगी, हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, डिडक्टिव रीजनिंग होगी इसमें। तो सिंपल फ्रेमवर्क को आप लोग क्या कह सकते हैं, रिसर्च फ्रेमवर्क इलस्ट्रेट द ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ऑफ द स्टडी, या फिर आप लोग ये कह सकते हो फ्रेमवर्क गाइड्स व्हाट डाटा टू बी कलेक्टेड एंड हाउ दे आर एनालाइज्ड। क्या फ्रेमवर्क से हमें ये पता चलता है किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है और किस तरह से हमने उन्हें एनालाइज करना है। ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये कहाँ पर यूज होनी है, ये आपको थोड़ा सा तो हो गया होगा क्लियर। उसके बाद जो आपने मुझे टाइप्स का कहा था कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, डिस्क्रिप्टिव है या ओके। थ्योरीज अगर देखो, ये आप लोगों ने अभी माइंड में रखना है, जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज हैं वो किस में आ रही हैं, किस टाइप्स में आ रही हैं, क्वांटिटेटिव में आ रही हैं या क्वालिटेटिव थ्योरीज में आ रही हैं, रिसर्च में आ रही हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, आप लोग की जो पीपीटी है मैं उसी से ही पढ़ रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज क्या है, डिस्क्राइब और क्लासीफाई स्पेसिफिक डायमेंशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप सिचुएशंस और इवेंट्स बाय समराइजिंग दी commonalities found in discrete observations। तो बेसिकली क्या वो कहना चाह रहा है कि इसमें हमने सिंपल डिस्क्राइब करना है किसी में आपकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी एक इंडिविजुअल की या ग्रुप्स की, किसी भी सिचुएशन की क्या क्या बातें, कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसको एक्सप्लेन करना, जस्ट बताना कि ये चीज़ है और ये इस तरह से है। हम मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने कहा ये एक कोई प्रोसेस था, ये इधर हुआ, कोई इवेंट आपने देखा, आप लोग के जैसे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं तो सिंपल आपने उसे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी सिंपल इनको डिस्क्राइब करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ग्रुप्स को, या फिर उसकी सिचुएशन या इवेंट की बात कर रहे हैं। और इसमें ये जो टेस्ट वाली बात लिखी हुई थी, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज के थ्रू जो है वो टेस्ट की जाती है। तो अगर मैं आप लोग को सिंपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ाती तो मैंने आप लोग को इस तरह से पढ़ाना था, वो भी आप लोग सुन लो। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज में हम बताते क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। बेसिकली ये होती क्या है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, इसे हमने कोई रिसर्च परफॉर्म नहीं करनी होती, कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म नहीं करते, जस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। So descriptive research is a non-experimental research designed to discover new meaning and to provide new knowledge where there is a very little known about the phenomena of interest। तो सिंपल ये कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बगैर कोई भी हमें काम करना है, कोई फिनोमेना है जिसे हमने ऑब्जर्व करना है, देखना है, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है और जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें मजीद कुछ ना कुछ बात ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज में आएगा। और इसमें जो है हम डाटा देखो, अब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो उसे कलेक्ट करने का, डाटा कलेक्ट करने का कोई तो मेथड होगा ना जो आप लोग कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों की नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, डाटा इसमें किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा वो मैंने मेथड्स आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। किसमें से था, ऑब्जर्वेशन के थ्रू है, इंटरव्यू करने से और क्वेश्चनेयर है। ये 3 मेथड्स हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव थ्योरी से रिलेटेड जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। क्लास आप लोग सुन रहे हो, वर्दा सुन रहे हो ना आप? हेलो,
ओके, उसके बाद जो सेकंड है, जो आप लोगों के पास पीपीटी है, उसमें सेकंड जो टाइप लिखी हुई है वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज की लिखी हुई है। एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज मतलब बेसिकली इसमें क्या जो इंडिकेट कर रही हैं कि उन्होंने स्पेसिफाई करना है रिलेशंस को अमंग द डायमेंशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और सिचुएशंस, या फिर किसी भी इवेंट्स के दरमियान अगर कोई रिलेशन है तो वो इसको स्पेसिफाई करती हैं, जस्टिफाई करती हैं। तो किस तरह से इस रिलेशन को हम जो है वो अप्रूव करते हैं, टेस्ट करते हैं और ये बता रहे हैं। इसमें बेसिकली रिलेशनशिप की बात हो रही है, जिसमें हमने रिलेशनशिप अप्रूव करना होता है या डिसअप्रूव करना होता है। और ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज आर टेस्टेड बाय यूजिंग कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन से आपको पता चल रहा है कि जिसमें हम किसी की चीज़ के रिलेशन को प्रूव कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने, मैंने आप लोगों का जो टॉपिक आप लोगों ने देखा लिखा हुआ था, वो मैंने नेट से जब सर्च किया तो सेम टू सेम आप लोगों ने कॉपी पेस्ट उधर किया हुआ है। ठीक है, हाइट और वेट का कैसे किया हुआ था आप लोगों ने, पॉजिटिव कोरिलेशन में, नेगेटिव कोरिलेशन में, ये सारी नेट पर सेम टू सेम वर्डिंग यूज की हुई है। कुछ वर्डिंग तो चेंज करके लिख रहे थे आप लोग। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब बेसिकली कोरिलेशन में क्या हमने रिलेशनशिप का बताना होता है। तो उसमें जो आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखी पॉजिटिव कोरिलेशन की, वो क्या थी कि जैसे हाइट अगर बढ़ी है तो वेट भी बढ़ता है। नेगेटिव में आप लोगों ने लिखा था कि चाय से जो है वो हमारी क्या चीज़, एक तरह से एक्टिव लेवल ज़्यादा होता है बट हमारी क्या एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन कम होती है, ये आप लोग नेगेटिव कोरिलेशन में लिखा हुआ था। तो चलिए ठीक है, वो भी कोरिलेशन है कि हमने रिलेशनशिप को बताया है कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है, कोई लिंक है या नहीं लिंक है। सिंपल बेसिकली क्या है, अब ये कोरिलेशनल रिसर्च बेसिकली होती क्या है कि ये हम तब करते हैं, एक तरह से हमने देखो कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ लिंक करती है या नहीं करती, ये हम थ्रू एक्सपेरिमेंट ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी अप्रूव करेंगे ना। बट कोरिलेशनल रिसर्च ये तब हम कंडक्ट करते हैं जब किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे एथिक्स जो हैं वो इसे अप्रूव नहीं करते। इथिकली अप्रूवल जब हमें किसी चीज़ की नहीं मिलती या हम देखते हैं कि ये ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं है, तब हम इस तरह की स्टडी जो होती है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे हैं कि अब हम कोरिलेशन है, हमने ये देखना है कि पैसे जैसे स्मोकिंग का, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, जिन बच्चों के, हमने ये देखना है कि उस स्मोकिंग का बच्चों पर इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है या नहीं आता, पैसिव स्मोकिंग का। मतलब बच्चों के पास जाहिर है स्मोकिंग का धुआं तो सारा कुछ वैसे ही होता है ना, जैसे है कि वो खुद से नहीं स्मोकिंग कर रहा बट उसके पास सेम वही धुआं है, वही उसके लंग्स में जा रहा है, सब कुछ वही इनहेल कर रहा है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट तो ऐसा नहीं करवा सकते बच्चों पर कि बच्चों को क्या है स्मोकिंग के पास रखें, स्मोकिंग उनके पास करें। ठीक है, ये हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, पर हम किस तरह से कोरिलेशन, इनके रिलेशन को किस तरह से अप्रूव कर सकते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट। हम क्या करें, सर्वे करें, मतलब डाटा इस तरह से कलेक्ट करें कि उन बच्चों का, उन पेरेंट्स से डाटा कलेक्ट करें जो कि स्मोकिंग करते हैं, उनके बच्चे उनके पास रहते हैं, तो क्या है बाद में उनमें लंग्स या अस्थमा देखा, उनमें अस्थमा के केसेस कितने रिपोर्ट होते हैं। मतलब अब हमने अस्थमा और बच्चों में पैसिव स्मोकिंग का रिलेशनशिप चेक करना है कि ऑल तो वो खुद तो कोई स्मोकिंग नहीं बच्चे कर रहे बट वो पैसिव स्मोकिंग से सफ़र कर रहे हैं, और क्या है अब हमने उनमें अस्थमा के केसेस जो हैं वो चेक किए हैं विदाउट परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। हमने जस्ट उनका रिलेशनशिप जो है इनका आपस में आइडेंटिफाई किया है। तो ये इस तरह की रिसर्च में जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च में। ओके, उसके बाद जो है प्रेडिक्टिव थ्योरीज थी, वो क्या है, आर इंटेंडिंग टू प्रिडिक्ट प्रीसाइज रिलेशनशिप बिटवीन द डायमेंशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमेना और डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स है। तो बेसिकली क्या है कि हमने किसी भी ग्रुप्स में या किसी भी चीज़ को जो हमने एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जो है किसी चीज़ के रिलेशनशिप को बताना होगा, प्रूव करना या डिसअप्रूव करना होगा, वो प्रेडिक्टिव थ्योरीज में करते हैं। और इसको हम जो मेथड जो आप लोगों ने टेस्ट करने के लिए पूछा था वो एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है। तो अब एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस बस ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल आप लोगों ने अभी तक स्टडी की नहीं, बट आप लोग को पता ज़रूर होगा कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम
एक क्या करते हैं कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है किसी पॉपुलेशन के ऊपर, अपने सैंपल्स पॉपुलेशन के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद जो है फ्यूचर में हमने उसके रिजल्ट्स बताने होते हैं। और इसमें 2 ग्रुप्स जो होते हैं वो बनाए गए होते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कहा गया होता है और एक को अनकंट्रोल्ड ग्रुप कहा गया होता है। और एक में ये होता है कि हमने जो उससे स्पेसिफिक जो हम चाहते हैं कि हम इसको ये वाली मेडिसिन दें और उसके बाद देखें कि इस पे ये इफेक्ट आया है या नहीं आया, ठीक है। तो एक ग्रुप को ये होता है कि वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसे हमने कुछ भी अपने कंट्रोल, क्या चीज, प्रिंटर पता नहीं चलता है मैडम। तो बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि कंट्रोल और अनकंट्रोल ग्रुप में जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं पार्टिसिपेंट्स की, वो रेंडमाइज्ड करते हैं। रेंडमाइज्ड मीन ये है कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल ये कह दिया कि 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप में आएंगे, 4th ईयर के जो हैं वो एक ग्रुप में आएंगे। बट क्या है, कौसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में इस तरह से नहीं होता, इसमें रेंडमाइज नहीं किया जाता, बल्कि क्या है अपनी मर्जी से अपनी सिलेक्शन से जो है हम दोनों ग्रुप्स जो हैं वो जनरेट करते हैं और इसके थ्रू जो है ये हम प्रेडिक्टिव थ्योरीज को जो है टेस्ट करते हैं। वर्ता आपकी ये थ्योरीज वाला क्लियर हुआ? बट बेहतर यही होगा कि मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने थ्योरीज किस तरह से याद करनी है। अपनी खुद से नोट्स बना लो जिसमें आप एक पेपर लो, उसके ऊपर क्या है एक तरफ कॉलम बनाओ क्वालिटेटिव सर्च थ्योरीज का, दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव में। आप लोग इन स्लाइड्स को बेहतर है फॉलो नहीं करें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। आप लोगों को जो मैंने उस दिन बताया था, जैसे हम बुक से एक सीक्वेंस में चलने लगे थे, उसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना था और ये होना था कि आप लोगों ने तो अभी न्यू वे में ही स्टार्ट करना था, पढ़ना भी था। पहले तो सिर्फ आप लोगों ने सुना हुआ था, तो आप लोग अगर उस बुक को लेके चलते तो उसमें आप लोग ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं आना था। और बुक की जो वर्डिंग है इन पीपीटीज की वर्डिंग से 100% ईजी है। मैं नहीं ये कह रही कि आप लोग ज़िले हुमा, मैं ये नहीं कहूँगी, बट आप लोग अपने सामने वो बुक भी रखना और फिर उसको देखना। देखो अगर आपने वो बुक फर्स्ट इंट्रोडक्शन से लेकर एंड वाले यूनिट तक कर लिया तो मुझे नहीं लगता जो स्लाइड्स को फॉलो कर रहा है वो आपसे ज़्यादा मार्क्स ले लेगा। वो इसलिए लाइबा, वो इसलिए है कि क्योंकि जो आप लोगों ने मुझे, आप सब ने ये कहा कि हमें पीपीटी से ही पढ़ना है, ठीक है। तो पीपीटीज में यही तो मैं कह रही हूँ कि वो सारी चीज़ें एक ही टॉपिक से रिलेटेड एक उसमें बात नहीं लिखी हुई। बेसिकली ये क्या था, एक यूनिट था सिंपल जिसमें फ्रेमवर्क के बारे में बताना था, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये टॉपिक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड, सिंपल आप उसे 3 स्लाइड्स में भी कंप्लीट कर सकते थे। जिसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पता है उसे ये पूरा टॉपिक पता है। उसी में ये स्टडीज़ वगैरह डिस्कस की हुई हैं। स्टडीज़ को अगर डिस्कस करना है तो उसको प्रॉपर वे में करो, उसको क्वालिटेटिव में क्वांटिटेटिव में बना के करो, तो आके आप लोगों को याद भी रहे। अगर उसकी टाइप्स आती हैं तो आपके माइंड में क्लियर आना चाहिए कि अच्छा ये क्वालिटेटिव की हैं तो ये क्वांटिटेटिव की है। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, अगर आप लोगों ने बुक को फॉलो करना है तो मैं आप लोगों को गारंटी से कह रही हूँ कि आप लोगों का यूएचएस का एक कंटेंट का जिसे कहते हैं ना एक पॉइंट भी स्किप नहीं होगा। बट इस बुक की वर्डिंग इससे बहुत ज़्यादा इजी है, बस हाजरा अटेंडेंस लगवा लो आप लोग। ठीक है, तो अभी ठीक है, पहले मुझे ये आप लोगों ने कहा, वर्दा वगैरह सब ने कहा कि हमने जो है पीपीटीज के ऊपर, पीपीटीज के थ्रू वो एक सीक्वेंस नहीं आ रहा जो हमें रिसर्च में एक जैसे कहते हैं ना लो लेवल से हाई लेवल पर जाने के लिए एक सीक्वेंस बनाना चाहिए। पहले हमें डेफिनेशन रिसर्च की पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको इस पीपीटी से कुछ भी नहीं, आप लोग इस पीपीटी से याद करके जो मैं टॉपिक दूंगी वो ढूंढ के याद करके मुझे लिख दिया करें टेस्ट में, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी।
पर अगर मैंने अब थ्योरीज पढ़ानी है, थ्योरीज का टेस्ट लेना है, तो मैंने उसमें पूरी थ्योरीज का टेस्ट लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सिर्फ क्वांटिटेटिव थ्योरीज का पढ़ा लिया, आप लोगों की पीपीटी में 3 स्लाइड्स दी हुई हैं तो बस ये ख़त्म हो गई हैं थ्योरीज का टॉपिक। मैं इस तरह से नहीं टेस्ट लेके चल सकती। ठीक है अरफा, अगर आपने बुक से किया है तो फिर आपने ये बुक से कौन सा चैप्टर, मैंने तो आज पूरा दिन लगा दिया ये बुक से चैप्टर ढूंढने में इस पीपीटी से रिलेटेड। ओके लाइबा, देखो आप लोग की जब अपनी ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो वो कैसे, मतलब हम किस तरह से चल सकते हैं। जी गुलाम खातून, मैं नेक्स्ट अब ऐसे ही करूँगी, मैं टॉपिक अपनी मर्ज़ी से दूँगी और बाकी ये है कि आप उसे पीपीटी से याद करो या बुक से याद करो, बट जो टॉपिक मैं दूँगी उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके क्लास, मुझे ये बता दो सिमरा और सहर प्रेजेंट है क्या? सिमरा, सहर, नजफ। ओके सिमरा, आप प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके सहर। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। मंडे को मैं आप लोगों को देख लूँगी, जो आप लोगों ने मुझे टेस्ट दे लिए हैं तो बुक से आगे कौन सा चैप्टर बनता है, तो वेडनेसडे को फिर उस टॉपिक का ही टेस्ट होगा।
नहीं वर्ता, मैंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ बुक को ही फॉलो करो, आप इन पीपीटीज को भी फॉलो करो, पर हम क्या है टॉपिक सीक्वेंस में चलेंगे। देखो जैसे हमारी रिसर्च में सीक्वेंस आता है कि हमें जो है क्या चीज़ पहले पता होनी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू से पहले हमें क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिनका पता होना चाहिए, तो हमें पहले वही बात पता होनी चाहिए, उस सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो वो वाला आपको मटेरियल जहाँ से भी मिलता है, जहाँ से भी इजी लगे वो आप लोग याद करो। पर ये कि जैसे आज ये थ्योरीज वाली बात है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आज आप लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव थ्योरीज की 3 टाइप्स कर लो और उसके बाद जो है बाकी टॉपिक हम लोग भूल जाएं। अगर थ्योरीज का करना है तो कंप्लीट टॉपिक थ्योरीज का ही होगा। हीरा प्रेजेंट है? हीरा हीरा और इंशा प्रेजेंट हैं? अस्सलामुअलैकुम, आपको लिंक पहुंची है? लगभग आज मुझे लगता है वो नहीं हो गए लेक्चर हो रहे हैं आप लोग लेक्चर बच्चे आए हो? मेरा तो अभी फाइनल ईयर के साथ बस फुल है? हाँ वो तो फुल है सारे। नेट का कह रहे हैं हर जगह इश्यूज है। हाँ इंटरनेट हमारे भी नहीं, मेरा तो खुद नहीं कल का आ रहा था। अभी 28 शो हो रहे हैं, बाकी जा चुके हैं, काफी सारे थे। अभी तो 7 है इसमें। हाँ, नहीं मतलब अब टाइम भी तो हाँ, 5 मिनट गुजर चुका है। हाँ नेट नहीं आ रहा, मेरा कुछ नहीं सेंड हो रहा है।